वेलकम टू क्विक स्टडी मटेरियल। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग आप सभी लोगों को। आज है 7 जनवरी और 7 जनवरी से रिलेटेड जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं, हम उन सारे क्वेश्चंस की यहाँ पर चर्चा करेंगे। और जो भी आपके एग्जाम्स के लिहाज से इंपॉर्टेंट कुछ स्टैटिक जीके का पार्ट होगा, उसकी भी चर्चा करेंगे। पिछला इंपॉर्टेंट भी इसी के अंदर रिवाइज करते चलेंगे, ठीक है। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए, क्योंकि वीडियो लंबा ना हो, इसलिए सबसे पहली बार है ना, सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो क्या है? भोपाल गैस त्रासदी के 40 वर्ष बाद जहरीले कचरे को कहां पहुंचाया गया है? आप सभी लोगों को पता है कि भोपाल गैस त्रासदी, इससे तो ना बहुत 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 इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूं बने हुए हैं एग्जाम में। और इंपॉर्टेंट की तो मैं एक बात ही क्या करूं, मैं बता देता हूं आपको रिपीटेड क्वेश्चन कितनी बार, मतलब इसका एक क्वेश्चन है जो बहुत ज्यादा रिपीटेड है। क्या है कि पहली बात तो ये कि ये जो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी ये कब हुई थी? तो 2 से 3 दिसंबर आपको ध्यान रखना है ना, 1984। बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा आपको ध्यान रखना एक मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का नाम। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि भोपाल जो गैस त्रासदी हुई थी इसके अंदर ना किस गैस का रिसाव हुआ था? तो मिसाइल आइसोसाइनाइट, है ना, आइसोसाइनेट, ये नाम आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछे कि किस गैस का रिसाव हुआ था, चूंकि ये एग्जाम में पहले भी बहुत बार पूछा जा चुका है अलग अलग एग्जाम में, है ना, तो ये आपको 2 पॉइंट याद रखना है कि भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी और किस गैस का रिसाव हुआ था। अभी बात कर रहे हैं यहाँ पर ना लगभग 337 टन जो जहरीला कचरा है, 40 वर्ष के आसपास हो चुके हैं, है ना। और अब इस कचरे को कहाँ, मध्य प्रदेश के अंदर ही एक जगह है धार, है ना, वहां पर इसको पहुंचाया जा रहा है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछे कि भोपाल गैस त्रासदी के 40 वर्ष बाद जो जहरीला कचरा था वो निकाल करके कहाँ पे पहुंचाया जा रहा है, कहाँ ले जाया जा रहा है, तो धार ले गया गया, ठीक है। धार मध्य प्रदेश के अंदर ही है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? पंचायत से संसद 2.0 पहल का उद्घाटन किसने किया? पंचायत से संसद 2.0 ये जो पहल है ना, इसका उद्घाटन किया है ओम बिरला ने। ऑप्शन जो बी है वो आपका बिल्कुल सही है, ओम बिरला। ओम बिरला की बात करूं तो ये लोकसभा के अध्यक्ष हैं। क्या है ओम बिरला? लोकसभा के अध्यक्ष हैं, है ना। लोकसभा स्पीकर जो है ये उद्घाटन करेंगे। डेट याद रखिएगा कब इन्होंने उद्घाटन किया है, तो 6 जनवरी 2025 को इन्होंने उद्घाटन किया इसका। और ये है क्या चीज? पंचायत से संसद जो है, यानी पंचायत से पार्लियामेंट 2.0, ये जो पहल है, ये कार्यक्रम है, इसका लक्ष्य क्या है? तो भारत के 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अनुसूचित जनजातियों की 502 निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों को सशक्त बनाना इसका क्या है, इस कार्यक्रम का लक्ष्य है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए। जनवरी 2025 में केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान, CARI, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? इसकी फुल फॉर्म होती है सेंट्रल आयुर्वेदा रिसर्च इंस्टीट्यूट। क्या है? सेंट्रल आयुर्वेदा रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसकी जो आधारशिला है, ये आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में रखा है? तो आप क्या कहेंगे? ये जो आधारशिला रखी है PM मोदी ने, ये नई दिल्ली में रखी है। कहां पर? नई दिल्ली में। अगर मैं इसकी बात करूं, है ना, तो ध्यान रखिएगा नई दिल्ली में जो रोहिणी है, PM मोदी जो है रोहिणी में केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान परिसर की आधारशिला रखेंगे। ये तो आपको ध्यान रखना ही रखना है। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट ध्यान रखिएगा कि 2.92 एकड़ क्षेत्र को ये कवर करने वाला है। 187 करोड़ की लागत से ये बनाई जा रही है। और इसका उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य है आयुर्वेद में अनुसंधान और स्वास्थ्य सेवा को आगे बढ़ाना, इसका उद्देश्य है। और उद्घाटन किसने किया है? तो नरेंद्र मोदी जी का नाम ध्यान रखना है आपको। कहां पर? नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन देखिए। घरेलू मार्गों पर इन फ्लाइट वाईफाई इंटरनेट सेवा देने वाली पहली एयरलाइन कौन सी बनी है? सीधी सी बात करें तो फ्लाइट में ना वाईफाई, देखिए अभी आप, अगर आपने कभी ट्रेवल किया हो, मैं तो कई बार कर चुका हूं, तो मुझे आइडिया है कि जैसी फ्लाइट में जाते हैं ना तो हमारे फोन को स्विच ऑफ करवा दिया जाता है, या फिर ये कहा जाता है कि आप अपने फोन को ना क्या कीजिए, फ्लाइट मोड में डाल लीजिए। तो हम लोग क्या करते हैं, फ्लाइट मोड में डालते हैं। क्यों? ताकि जो भी जहाज का सिग्नल है वो इंटरफेयर ना करे किसी भी फोन के सिग्नल से। तो इसलिए ना उसे फ्लाइट मोड में डलवा दिया जाता है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, अगर फ्लाइट मोड में है या फिर फोन स्विच ऑफ कर दिया आपने, तो आप इंटरनेट तो वैसे ही नहीं चला पाएंगे। तो एयर इंडिया जो है इसने क्या किया है, वाईफाई की सुविधा दी है। यानी अब पहली ऐसी एयरलाइन बनी है ना, जो आपको फ्लाइट के अंदर वाईफाई की सुविधा दे रही है, यानी इंटरनेट आप चला सकते हैं। ऑप्शन जो बी है वो आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। एयर इंडिया बिल्कुल सही आंसर है।
है ना। एयर इंडिया की अगर मैं बात करूं तो इसकी जो स्थापना हुई है कब हुई है, 1932 में इसकी स्थापना होती है। अगर मैं मुख्यालय की बात करूं यानी इसके हेडक्वार्टर की बात करूं तो आपको ध्यान रखना है कि जो इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहां पर, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। और अगर मैं बात करूं यहां पर, है ना, तो वर्तमान में सीईओ कौन है, कैंपबेल विल्सन है। तो ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल सही है, एयर इंडिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का पहला जनरेशन बीटा बेबी बॉय किस राज्य में पैदा हुआ है। ये जो आप इस बच्चे को देख रहे हैं ना, ये जनरेशन बीटा यानी जैन बीटा की बात करूं अगर मैं, तो जैन बीटा का पहला बच्चा है। अभी मैं आपको समझा देता हूं जैन बीटा है क्या। आपके मन में बहुत से सवाल आ रहे होंगे, ये जैन बीटा बेबी बॉय क्या है। आपने भी न्यूज़पेपर में बहुत सा पढ़ा होगा लेकिन कंफ्यूजन रहा होगा। देखिए होता क्या है कि 1919 1905 की बात करें तो वहां से क्या होता है ना, एक जनरेशन डिसाइड कर दिया जाता है। और वो जनरेशन जो है वो 15 से 18 साल 20 साल तक चलता है, यानी हर पीढ़ी को ना एक जनरेशन का नाम दे दिया गया है। जैसे पहले साइलेंट जनरेशन था, जेन जी था, ऐसे करके बहुत सी जनरेशन्स हैं। तो अभी 2025 को ना जनरेशन बीटा के नाम से जाना जाता है, यानी 2025 से जनरेशन बीटा आपका शुरू हो रहा है। और इस जनरेशन का पहला बच्चा कौन है, तो नाम क्या है इस बच्चे का, फ्रैंकी रेमरू आर्ट डिका जादेंग। भाई साहब इतना खतरनाक नाम है ना। इसमें मुझे लगता है कि पूरे परिवार का नाम आ गया होगा, है ना। तो ध्यान रखिएगा इसका आंसर क्या होने वाला है, इस क्वेश्चन का आंसर है मिजोरम। अब यहाँ पे सुनिएगा, मैं आपको अभी समझाऊंगा, जैन अभी भी आपको समझ में नहीं आया होगा, अभी मैं समझाता हूं आपको। यहाँ पे पहले देखिए, अगर मैं बात करूं इस बच्चे की, तो ये जो बच्चा है कब, तो 1 जनवरी को पैदा हुआ है। कब, 1 जनवरी, है ना। वैसे 31 दिसंबर की रात 12 बजने के बाद समय क्या होता है, तारीख बदल जाती है। तो आपको ध्यान रखना 1 जनवरी को एकदम मॉर्निंग में 12:03 पे ये बच्चा जो है पैदा हुआ है। और ये भारत का पहला जो है जनरेशन बीटा बेबी बॉय बना है। ठीक है, नाम मैंने आपको बता दिया। मिजोरम की जो आइजोल है ना, आइजोल, यहाँ पर ये बच्चा पैदा हुआ है, मिजोरम के आइजोल में। ठीक है, नाम मैंने आपको बता दिया, बच्चे का नाम ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे समझिए जनरेशन बीटा क्या है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। देखिए 15 से 20 साल के समय को ना एक जनरेशन का नाम दे दिया जाता है। जैसे अगर मैं कहूँ कि अभी जो जनरेशन है अभी, ये है आपकी जैन बी, क्या है, जैन बीटा है। जैन बीटा की अगर मैं बात करूं तो ये जो जैन बीटा है ये 2025 से शुरू हुआ है। कब से, 2025 से क्या हुआ है, शुरू हुआ है। और आगे 15-17 साल तक यही जनरेशन आपकी चलने वाली है। इसके जस्ट पहले कौन सी जनरेशन थी, तो आपको ध्यान रखना है जनरेशन अल्फा। जनरेशन अल्फा जो थी ये 2010 में शुरू हुई थी और 2010 से कब तक चला था, 2024 तक चला था, है ना। ये जनरेशन का एक नाम दे रखा है ना, ताकि हम लोग कोई भी शोध कर सके, कोई भी मतलब कुछ भी चीजें हैं हमें समझने में थोड़ी सी आसानी रहे, है ना। खास करके वैज्ञानिक वैज्ञानिक अपना शोध वोध करते रहते हैं। आप ज्यादा डीप मत जाइए, आप बस इस चीज को समझ लीजिए। अगर मैं बात करूं जैन अल्फा से पहले क्या था, तो जैन जी के नाम से इसे जाना जाता था। जैन जी, जिसे जैन जेड कहा जाता है, जैन जी के नाम से इसे जाना जाता था। 1997 से लेकर के ये आपका 2009 तक चला था। फिर जैन जी से पहले जो जनरेशन थी वो क्या थी, जैन वाई जनरेशन थी। जैन वाई जनरेशन की बात करूं अगर मैं, तो 1981 से लेकर के 1996 तक, 1996 तक चला था। मतलब आप समझ लीजिए जनरेशन है ना, ये जनरेशन जो है चल रही है। अभी जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या है कि जनरेशन बी जो है ये 2025 में शुरू हुआ है। और जनरेशन जी जो, सॉरी, जनरेशन जो बीटा है, ये जनरेशन बीटा का पहला बेबी बॉय है। नाम क्या है, फ्रैंकी रेमरू आर्टडिका जादेंग, मिजोरम के आइजोल में पैदा हुआ है 1 जनवरी को। अब समझ में आया जनरेशन बीटा क्या है, समझ में आ गया होगा अब आपको, है ना। अब 2025 से शुरू हुआ है, ये आगे 15-17 साल तक यही जनरेशन आपकी चलने वाली है। ठीक है, नई जनरेशन शुरू हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है आपका, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क वाला देश कौन बना है। तो दुनिया का तीसरा जो सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क है वो बना है आपका भारत। अगर मैं बात करूं तो मेट्रो रेल नेटवर्क लगभग जो है 1000 किलोमीटर जो है ना, मेट्रो का रेल जो है, रेल नेटवर्क जो है ये फैल चुका है। कितना, 1000 किलोमीटर तक हमारा मेट्रो नेटवर्क जो है वो बढ़ चुका है। दुनिया में अगर बात करें तो चाइना जो है इसमें पहले नंबर पे है मेट्रो रेल नेटवर्क के बारे में, अमेरिका दूसरे नंबर पे है, और अब आपका भारत जो है ये तीसरे नंबर पे है। और आंसर क्या है आपका, भारत। अच्छा, भारत से कुछ याद आ रहा है, अभी भारत 6वें नंबर पे पहुंचा है दुनिया में, किसमें, परिधान और जो कपड़ा निर्यात है ना उस मामले में। तो परिधान और कपड़ा निर्यात के मामले में भारत 6वें नंबर पे पहुंचा है दुनिया में, ये मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में।
अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व युद्ध अनाथ दिवस। विश्व युद्ध अनाथ दिवस यानी वर्ल्ड वॉर ऑर्फेन डे कब मनाया जाता है? तो 6 जनवरी को मनाया जाता है हर साल। ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल सही है। अच्छा, 6 जनवरी को मनाया जाता है, बेसिकली क्यों मनाया जाता है? तो देखिए, ये उन बच्चों को समर्पित है जो युद्ध के कारण ना अनाथ हो गए हैं। जैसे मान लीजिए युद्ध हुआ और युद्ध के कारण क्या हो गए, वो बच्चे अनाथ हो गए, ये उन बच्चों को ना समर्पित है। अनाथ मतलब जिनके माता पिता युद्ध में मारे जा चुके हैं, है ना, उनके लिए ये दिवस जो है ये समर्पित है। 1 जनवरी की बात करूं तो डीआरडीओ का स्थापना दिवस मनाया गया था, है ना। वैश्विक परिवार दिवस मनाया गया है, आपको याद रखना है। 3 जनवरी को अभी आपने पढ़ा था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, है ना, जयंती मनाई गई थी फूले की, याद आ रहा आपको। उसके बाद एक और आपको ध्यान रखना है, 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा जा चुका है ना। अच्छा, एक चीज बताइए, अभी जो फूले की जयंती मनाई गई थी, याद आ रहा, सावित्री बाई फूले की जयंती, इसको ना किस राज्य सरकार ने महिला शिक्षक दिवस के रूप में मनाया है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ये मैंने आपको पढ़ा रखा है क्वेश्चन, कमेंट में बताइए, है ना, कि जो सावित्री बाई फूले हैं इनकी जयंती को, है ना, इनकी जयंती को महिला शिक्षक दिवस के रूप में किसने मनाया अभी हाल ही में? कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस देश ने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2024-25 जीता है? बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2024-25, तो ध्यान रखिएगा, अभी ना ऑस्ट्रेलिया इस ट्रॉफी को जीता है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है, भारत को हरा करके जीता है। भारत को कितने से हराया है? तो भारत को 3-1 से हरा करके इसने इस खिताब को अपने नाम किया है। अब बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की बात करें तो इसके बारे में कुछ चीजों को आपको ध्यान रखना है। इसे शॉर्ट में ना, इसी को शॉर्ट में बीजीटी कहा जाता है। कंफ्यूज मत होइएगा बीजीटी क्या है ना। कहीं कहीं पे अक्सर ज्यादा जगह पे ना इसको बीजीटी कहा जा रहा है, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी। थोड़ा सा देखिए बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के बारे में। तो सबसे मजेदार बात यह है कि बॉर्डर गावस्कर जो ट्रॉफी है ना, इसके अंदर सिर्फ 2 ही टीमें भाग लेती है। कौन सी? भारत और ऑस्ट्रेलिया। इसके अंदर सिर्फ 2 टीम ही पार्टिसिपेट करती है इस ट्रॉफी के अंदर, और कोई तीसरी टीम है ही नहीं, या तो भारत जीतेगी या ऑस्ट्रेलिया जीतेगी। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है, ये एक अंतरराष्ट्रीय ना टेस्ट क्रिकेट ट्रॉफी है। क्या है? टेस्ट क्रिकेट का एक टूर्नामेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। और इस श्रृंखला का नाम ना बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी क्यों पड़ा है? तो ऑस्ट्रेलिया के जो पूर्व कप्तान है एलन बॉर्डर, और भारत के जो सुनील गावस्कर हैं, इनके नाम पर रखा गया है। देखो, एलन बॉर्डर बॉर्डर, सुनील गावस्कर गावस्कर, ये दोनों ही ना पूर्व कप्तान रह चुके हैं, ठीक है। और इस टूर्नामेंट में 5 मैचों की टेस्ट सीरीज होती है। पहली बार इसका आयोजन 1996-97 में किया गया था, जिसमें भारत जो है विजेता रहा था। वर्तमान में ट्रॉफी विजेता कौन है 2024-25 का? ऑस्ट्रेलिया जो है इसने जीता है। सबसे सफल टीम की बात करूं ना तो भारत सबसे ज्यादा जीता है, 10 बार भारत जो है ना जीता हुआ है, यानी सबसे सफलतम टीम अगर कहें तो भारत ही है। इसको करवाने वाला कौन है? तो बीसीसीआई यानी भारत का जो क्रिकेट बोर्ड है, और एक ऑस्ट्रेलिया का जो क्रिकेट बोर्ड है, ये दोनों मिलकर के इसका आयोजन करवाते हैं। तो यहाँ पे समझ में आया कुछ चीजें। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के अंदर सिर्फ 2 ही टीमें होती हैं, एक टेस्ट मैच की श्रृंखला है ना। जो एलन बॉर्डर जो कि ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान है, सुनील गावस्कर जो कि भारत के पूर्व कप्तान है, इन्हीं के नाम पर इस ट्रॉफी का नाम रखा गया है। पहली बार 1996-97 में किया गया था। ध्यान रखना, आजकल एग्जाम है ना, पहली बार जो है स्टेटमेंट में क्वेश्चन दे दिया जाता है, स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछा जाता है। जो आरओ के, पीसीएस के ऐसे बड़े एग्जाम्स है ना, उसमें ये स्टेटमेंट बना करके दे देगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, पहली बार, और वर्तमान तो आपको पता ही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, जल्लीकट्टू जो उत्सव है इसका आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो जल्लीकट्टू उत्सव जो है ना, ये दरअसल पोंगल पोंगल उत्सव मनाया जाता है तमिलनाडु में, है ना। इसी के तीसरे दिन मनाया जाता है, मतलब इसी उत्सव का एक पार्ट है, इसी उत्सव का एक भाग है जल्लीकट्टू। जल्लीकट्टू जो है बेसिकली आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन सी तमिलनाडु बिल्कुल सही है। जल्लीकट्टू के अंदर होता क्या है, आप यहाँ पे देख रहे हैं, एक बैल है या आप कह सकते हैं सांड है। इसको क्या किया जाता है ना, इसको कंट्रोल किया जाता है, मतलब ये एक खेल है एक तरह का, जो तमिलनाडु में खेला जाता है। इसके अंदर बैल या सांड जो होता है ना, इसको ना कंट्रोल करना होता है, और इसमें ना बहुत चोट लगती है, हर साल चोट लगती है, कई बार तो इंसान की मृत्यु भी हो जाती है। बीच में जो सुप्रीम कोर्ट था उसने पाबंदी भी लगाई थी, लेकिन फिर से पाबंदी वो हटा दी गई थी भाई, क्योंकि ये धार्मिक मामला है उनका अपना। तो आपको ध्यान रखना है, जल्लीकट्टू उत्सव तमिलनाडु में मनाया जाता है। अच्छा, यहीं पे एक और चीज ध्यान रखिएगा,
जल्लीकट्टू उत्सव की अगर हम बात कर रहे हैं तो तमिलनाडु में और कौन-कौन से उत्सव मनाए जाते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बार-बार पूछा जाता है। एक आपको ध्यान रखना है पोंगल, इसी का भाग है जल्लीकट्टू, ठीक है? थाईपुसम मनाया जाता है, आदि पेरुकू मनाया जाता है, कार्थिगई दीपम, अय्यनूर अम्मनूर। ये जो है अय्यनूर अम्मनूर ना, ये कोटा जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। किस जनजाति के द्वारा? कोटा जनजाति के द्वारा, है ना? और हर 2 साल में 1 दिन मनाया जाता है। मतलब हर 2 साल पे ये मनाया जाता है फेस्टिवल, है ना? चलिए, अगला देखिए, बात करते हैं थोड़ा-सा तमिलनाडु के बारे में। और आज हम तमिलनाडु से रिलेटेड जितने स्टैटिक के क्वेश्चन होंगे उसके ऊपर थोड़ा-सा चर्चा करेंगे। डेली एक अगर लेकर के चलेंगे ना तो चीज़ें आपकी रिवाइज़ होती रहेंगी। तमिलनाडु की बात कर लेते हैं, तो तमिलनाडु की राजधानी क्या है? चेन्नई, मुख्यमंत्री एमके स्टालिन और राज्यपाल कौन है? आरएन रवि ठीक है? आरएन रवि जो है वो राज्यपाल हैं। अच्छा, यहीं पे अगर मैं बात करूँ तमिलनाडु से, तो आपको कुछ याद आ रहा है? लास्ट टाइम पे मैंने जब परमाणु षड्यंत्र पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था एक कल्पक्कम के बारे में। याद आ रहा है? कल्पक्कम, है ना? कल्पक्कम में क्या है? ल है और एक कूडनकूलम। कूडनकूलम ये ट्रिक बताई थी मैंने आपको। कूलम, है ना? कूलम में भी ल है। ये दोनों परमाणु संयंत्र कहाँ पर हैं आपके? तो तमिलनाडु में है ना? झील की बात करें तो कुछ इंपॉर्टेंट झीलों की बात करते हैं जो आपके मतलब थोड़ा-सा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्या है? जैसे मैं अगर झील की बात करूँ तो पुलिकट झील हो गई, ऊटी झील हो गई, कोडईकनाल, चेम्बरमबक्कम, ये कुछ ना इंपॉर्टेंट झील है जो आपको ध्यान रखना है, एग्ज़ाम में ना पूछे जाते हैं, ठीक है? फिर बात करूँ अगर मैं यहीं तमिलनाडु में, तो एक गुइंदी नेशनल पार्क जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन-सा? गुइंदी नेशनल पार्क। गुइंदी नेशनल पार्क ना कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर बात करूं अगर जनजाति की, तो एक तो आपने देखा कोटा जनजाति के द्वारा मनाया ही जाता है। एक टोडा जनजाति है। कौन सी? टोडा जनजाति। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि टोडा जनजाति कहाँ पर पाई जाती है। तो तमिलनाडु के अंदर जो नीलगिरी पर्वत श्रेणी है उसके अंदर यहाँ पर पाई जाती है टोडा जनजाति। एक बड़गा जनजाति है जो तमिलनाडु में पाई जाती है, ठीक है? तो ये सारी चीजें आपको तमिलनाडु से ध्यान रखना है, ठीक है? और अभी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का क्वेश्चन क्या है कि कन्याकुमारी के अंदर, याद आ रहा है? कन्याकुमारी में, है ना, समुद्र के ऊपर भारत का पहला ग्लास ब्रिज, याद आया? याद आया? बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है आपका? 38वें राष्ट्रीय खेलों के मसाल का नाम क्या है? अभी तक आप पढ़ते होंगे ना कि 38वें राष्ट्रीय खेलों की अगर बात करें तो हमेशा आप शुभंकर का नाम पढ़ते होंगे, मस्केट का नाम पढ़ते होंगे। इस बार एक मसाल का नाम आपको याद रखना पड़ेगा। मसाल का नाम क्या है? तेजस्विनी। क्या नाम रखा गया मसाल का? तेजस्विनी, है ना? और 38वें राष्ट्रीय खेल का मस्कट कौन है? तो मस्कट आपको ध्यान रखना है मौली। ये 38वें राष्ट्रीय खेल का मस्कट है यानी शुभंकर है। अच्छा, वहीं पे अगर मैं बात करूं तेजस और तारा की बात करूं तो आपने इसको पढ़ा होगा। अभी जो पहला खो खो वर्ल्ड कप होने वाला है ना, पहला खो खो विश्व कप जो होने वाला है 2025 में, है ना, इसका मस्कट कौन है? इसका शुभंकर कौन है? तो इसका शुभंकर आपको ध्यान रखना एक हिरण है, तेजस और तारा जिसका नाम है, ठीक है? बात करें 38वें राष्ट्रीय खेलों की, बात कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना इसका जो आयोजन होने वाला है उत्तराखंड के देहरादून में होने वाला है। देहरादून में कहाँ पर? तो राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम में होने वाला है। आयोजन कब? तो 28 जनवरी से शुरू होगा और 14 फरवरी 2025 तक चलेगा। ये मैं आपको इतनी बार रिवीजन करवा दूंगा ना, जब स्टार्ट होगा तब भी मैं आपको रिवीजन करवाऊंगा, जब खत्म होगा तब भी रिवीजन करवाऊंगा। आपको यहाँ पे क्लास में याद हो जाएगा, परेशान मत होइए। शुभंकर की बात करें यानी मस्कट की, तो मौली शुभंकर है। मसाल का नाम आपको ध्यान रखना तेजस्विनी। पहली बार कोई मसाल का नाम याद रखने के लिए आपको कहा जा रहा होगा, क्योंकि ऐसे पहले कभी मसाल का नाम आपको याद रखने की जरूरत नहीं पड़ी होगी। एक इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखना है कि उत्तराखंड द्वारा ना पहली बार इसकी मेजबानी की जाएगी, यानी उत्तराखंड ने इससे पहले कोई भी मेजबानी नहीं की थी। तो ये जो आप देख रहे हैं मसाल, ये है आपकी तेजस्विनी, और ये जो आप देख रहे हैं ना छोटा सा तोता जैसा, यही है आपका शुभंकर मस्कट जिसका नाम क्या है? मौली, ठीक है? चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, लास्ट एक और क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। क्या है? दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर किसे घोषित किया गया है? तो आपको ध्यान रखना है दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर जो है वो हनोई को घोषित किया गया है, ठीक है? तो हनोई की अगर हम बात करें तो हनोई किसकी राजधानी है? हनोई की बात करूं अगर मैं, तो हनोई जो है वियतनाम की राजधानी है, ठीक है? वियतनाम की कैपिटल क्या है? हनोई। तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि वियतनाम की जो कैपिटल हनोई है
ये अभी दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया है। चलिए, लास्ट क्लास में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन क्या था कि एसोचैम के जो है महासचिव कौन बनाए गए हैं? किसकी बात कर रहे हैं? एसोचैम के महासचिव। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है किसका? मनीष सिंघल का नाम। मनीष सिंघल बिल्कुल सही आंसर है। दीपक सूद की इन्होंने जगह ली है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं बात करूं चंदन की और भी बच्चों की, तो उन्होंने बिल्कुल सही आंसर दिया था, है ना, मणिभूषण की। लेकिन यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान रखना है, एक बच्चे ने संजय नायर का जो नाम बताया था, तो उसे करेक्ट करने की जरूरत। संजय नायर जो है वो एसोचैम के क्या है? अध्यक्ष बनाए गए हैं। क्या बनाए गए हैं? अध्यक्ष बनाए गए हैं। और मैं क्या पूछ रहा हूं? मैं पूछ रहा हूं महासचिव। तो संजय नायर एसोचैम के अध्यक्ष हैं और मनीष सिंघल जो हैं ये एसोचैम के क्या हैं? ये आपके महासचिव हैं, ठीक है। चलिए, आज आपके लिए एक छोटा सा क्विज है, और आज आपके लिए एक छोटा सा क्विज क्या है कि पहला जो खो खो वर्ल्ड कप 2025 है, इसका शुभंकर क्या है ना। आपको इसका शुभंकर बताना है। कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर दीजिएगा, ठीक है। एक और मैंने क्वेश्चन पूछा है, सावित्रीबाई फुले की जयंती को किस राज्य सरकार ने, है ना, महिला शिक्षक दिवस के रूप में, किसमें? महिला शिक्षक दिवस के रूप में किस राज्य सरकार ने मनाया है? एक आप मेरा ये क्वेश्चन है, दोनों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए, एक छोटी सी फिर से आपको मैं बता दूं, लाइक का टारगेट 20 रखा गया है। अभी तक किसी भी वीडियो पे 20 लाइक का टारगेट पूरा नहीं हुआ है। हाँ, 2 या 3 जनवरी की अगर वीडियो की बात करूं तो उस पे लगभग 18 लाइक आ चुके हैं। जल्द ही मेरा टारगेट पूरा होने वाला है, ठीक है। और हाँ, इसे अपने स्टडी जो ग्रुप्स हैं उसके अंदर शेयर कीजिए। वीडियो पसंद आया तो आप अगर पहली बार देख रहे हैं इस वीडियो को तो सब्सक्राइब भी कीजिए, है ना। और जो पीडीएफ है, आपको पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी? डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो दिया गया है। आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, वहां पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच। आप सभी लोगों को मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कल।